टॉप 6 स्टॉक, 6 ऐसे स्टॉक जिनका भी क्वार्टर 4 का रिजल्ट अनाउंस हुआ था 2026 का, और उनका बहुत ही बम्पर रिजल्ट आया है, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आया है। उनका रेवेन्यू और प्रॉफिट बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो हुआ है। इवन कुछ कुछ कंपनीज का प्रॉफिट तो 600% से भी ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है, 600% से, जो एक्सेप्शनल ग्रोथ भी बहुत सी कंपनीज ने दी है। तो आइए डिस्कस करती है कौन सी वो सिक्स कंपनीज और 6 स्टॉक्स है जिनका क्वार्टर 4 का 2026 का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। बट हाँ, उसके पहले मैंने एक और टॉप 5 कंपनीज की वीडियो भी मैंने पहले डाली थी कि 5 कौन सी कंपनी जिनका क्वार्टर 4 का रिजल्ट अच्छा आया है। वो किसी ने नहीं देखी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक अटैच कर दूंगा, ऊपर आई बटन पे भी अभी आपको दिख जाएगी, आप वो भी देख सकते हैं साथ में। अब 2 सेकंड एक बार आप वीडियो आगे स्किप मत करना, कुछ इंपॉर्टेंट चीज बतानी है। 2 चीज मुझे आपको बतानी है, मैंने आपको पहले भी बताई थी। कुछ लोगों को लगता है कि अगर कंपनी के प्रीवियस ईयर की या फिर करंट ईयर की परफॉर्मेंस अच्छी हुई है, कि पिछले साल उनका रिजल्ट अच्छा आया है, तो वो फ्यूचर में भी अच्छा परफॉर्म करेगी करेगी नहीं, ऐसा जरूरी नहीं होता है। कि जरूरी नहीं है कि प्रीवियस ईयर का कंपनी का प्रॉफिट अच्छा हुआ है तो वो आगे भी परफॉर्म अच्छा करेगी। इसलिए अपन को साथ में हमेशा उनका फ्यूचर गोल क्या है, फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है, बिजनेस क्या है, फ्यूचर में ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज क्या है, ये सारी चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखनी ही रखनी पड़ेगी। दूसरी चीज एक और होता है कि लोगों को लगता है जैसे कंपनी का रिजल्ट अच्छा आया तो इनके शेयर्स अच्छे खासे भागे थे रिजल्ट आते ही पहले। तो कुछ लोगों को लगता है अगर कोई भी शेयर अगर अच्छा खासा हाई पे भाग चुका है तो अब वो नीचे गिरेगा ही गिरेगा। ठीक है, मैं ये नहीं बोला कि कोई भी शेयर बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, कम होगा, वो मैं नहीं बोल रहा। बट जरूरी नहीं है कि हर बार कोई ऑल टाइम हाई को हिट कराए तो वो नीचे जाएगा ही जाएगा। अगर ऐसे होता तो कभी भी कोई भी शेयर नया ऑल टाइम हाई तो बना ही नहीं पाता, कभी भी नया ऑल टाइम हाई बनता ही नहीं। तो वो मल्टीपल फैक्टर पे डिपेंड करता है, कंपनी के फंडामेंटल कैसे है, कंपनी की ऑर्डर बुक वैल्यू कैसी है, कंपनी का फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है। तो वो सारी चीजें अपन को एनालाइज करनी चाहिए। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं अपन कि उन सारे शेयर्स की बात करेंगे, फ्यूचर पोटेंशियल क्या है, बिजनेस क्या है, डिटेल के अंदर अपन पूरी बात करेंगे। तो उसके पहले प्लीज किसी ने वीडियो लाइक नहीं करी तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना। लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन नोटिफिकेशन, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एंड दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एन एजुकेशनल पर्पस, नॉट एनी इन्वेस्टमेंट एडवाइस। चलिए आइए। तो सबसे पहले अपनी पहली कंपनी है न्यूलैंड लेबोरेटरी। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका 3 ईयर के अंदर इस शेयर की प्राइस 500% तक बढ़ चुकी है, 500% तक इसने गेन दिया है लोगों को। कंपनी का काम क्या है, देखो कंपनी के फंडामेंटल मतलब अपन जानेंगे अभी इन्होंने क्वार्टर 4 में क्या रिजल्ट आया, 2026 का रिजल्ट क्या आया, अभी अपन नेक्स्ट में आगे जानेंगे कि इसका रिजल्ट कैसा रहा 2026 का। पर उसके पहले जानते हैं कंपनी कैसी है, कंपनी के फंडामेंटल क्या है, एक बार ये सब जानते हैं। तो कंपनी का काम क्या है, ये कंपनी आप एक सिंपल शब्दों में समझो कि ये जितनी भी ग्लोबल फार्मा कंपनीज होती है, बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी जो वर्ल्ड वाइड काम करती है इंडिया के बाहर की, ये उनके लिए आउटसोर्स का काम करती है, उनके लिए मेडिसिन बनाती है। अब जैसे अगर आप कोई भी दवाई ले रहे हो, वहां पे ब्रांड किसी का भी लिखा हुआ है, कोई भी ग्लोबल कंपनी का ब्रांड लिखा हुआ है, पर वो ग्लोबल कंपनी खुद से नहीं बनाती है, मोस्टली वो किसी इंडियन कंपनी को आउटसोर्स करती है। क्यों? क्योंकि यूके यूएस के अंदर जो भी ब्रांड है, उनको अगर वहां पे उन्होंने मेडिसिन बनाई, मेडिसिन तो उनको महंगा पड़ेगा, वहां पर लेबर कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट महंगी होगी। वो इंडिया में आउटसोर्स कर देती है कि इंडिया वाली कंपनी उनके लिए मेडिसिन बनाती है और वो केवल अपना लोगो लगा के दे देते हैं कि ये हमारी ब्रांड की है। तो इसके पास ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनीज के बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स हैं। ये उनके लिए फार्मा एपीआई भी बनाती है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो भी होते हैं दवाई के अंदर, सीडीएमओ कॉन्ट्रैक्ट डेवलप मैन्युफैक्चरिंग करती है, इवन कस्टम मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम भी करती है फार्मा का। तो अब आप देखोगे कंपनी का बिजनेस देखोगे तो फार्मास्यूटिकल बिजनेस, मैंने आपको पहले भी कहा हुआ है, कभी एज सच ये कोई भी ये उस तरह की डिफेंसिव इंडस्ट्री है, डिफेंसिव एज वेल एज ग्रोथ इंडस्ट्री है। क्योंकि फार्मास्यूटिकल की डिमांड कभी भी कम नहीं होगी, इकोनॉमी कितनी खत्म हो जाए, बीमारियां तो बढ़ती जा रही है, डिजीजेस बढ़ती जा रही है, और अगर इकोनॉमी खराब भी हो गई तो कोई इंसान अपना इलाज कराना तो नहीं छोड़ेगा। अगर कोई बीमार है तो वो इलाज तो कराएगा ही करेगा, ट्रीटमेंट करेगा ही करेगा। तो मेडिसिन की डिमांड हमेशा बढ़ेगी, और मेडिसिन की बढ़ेगी तो इसकी भी डिमांड बढ़ेगी बढ़ेगी। साथ में 80+ कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट करती है, यूएस यूरोप के अंदर इसका सबसे बड़ा मार्केट शेयर है। अब बाकी अपन बात करते हैं इसके फंडामेंटल, अभी अपन डिटेल में आगे बात करेंगे। बाकी रिटर्न ऑन इक्विटीज का 19% चल रहा है, अच्छा चल रहा है। डेट टू इक्विटी 0.16 है, मतलब डेट कंपनी में ना के बराबर है, अच्छी बात है। पर इसका पी रेशियो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड चल रहा है, इंडस्ट्री का पी रेशियो 34 चलता है, इसका 59 चल रहा है, तो थोड़ा पी रेशियो इसका ज्यादा है। बाकी अब कंपनी के बाकी रिमेनिंग ग्रोथ फैक्टर की बात करें तो इसने अपनी यूनिट 1 जो कैपेसिटी है उसको एक्सपेंड करने के लिए 143 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करा है। जो इसकी यूनिट की मतलब इसके पास ऑर्डर्स ज्यादा है, इसकी कैपेसिटीज को एक्सपेंड करने की जरूरत पड़ रही है, ये अच्छी बात है। तो जैसे इसकी कैपेसिटी इंक्रीज हुई, इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी के बाद इसकी सेल भी इंक्रीज होगी, प्रॉफिट भी और इंक्रीज होगा, तो 12 से 18 महीने में इसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। इवन इसने न्यू पेप्टाइड फैसिलिटी भी डाली है अभी, और जो एक फैसिलिटी इसने डाली है और दूसरी अभी ऑपरेशनल के अंदर चल रही है। पेप्टाइड फैसिलिटी क्या होती है? ये बहुत ही लार्ज कॉमर्शियल प्लांट होता है जो हाईली कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल ड्रग्स के लिए होता है। नॉर्मल ड्रग्स नहीं होते केमिकल वाले, ये हाईली कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल ड्रग्स होते हैं जो हर कोई नहीं बना पाता। और ये बायोलॉजिकल ड्रग्स काम आते हैं बड़ी बड़ी बीमारियों में, वेट लॉस किसी को करना है, डायबिटीज है, कैंसर हो, रेयर डिजीज हो, तो ये हाई प्रॉफिट मार्जिन बिजनेस है, ये उसके अंदर भी उतर रही है। तो जैसे इसका ये वाला प्लांट फुल्ली ऑपरेशनल हुआ तो इसको अच्छा खासा इसको ऑर्डर्स वापस से भी मिल जाएंगे, जो FY 2027 से स्टार्ट होने वाला है।
अब बाकी अगर अपन कंपनी के शेयर होल्डिंग की बात करें तो जैसे मैंने ये एंजल वन का स्नैपशॉट यहाँ पे लगाया हुआ है एंजल वन वेबसाइट का, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखोगे तो डीआईआई ने होल्डिंग अपनी 10% से बढ़ा के 15.84%, मतलब लगभग 5% से इसकी होल्डिंग यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न बढ़ा है। वही एफआईआई ने हालांकि इसके 2% शेयर कम करे यहाँ पर डीआईआई ने 5% की शेयर होल्डिंग यहाँ पर इंक्रीज करी है। कंपनी के अपन फाइनेंशियल की बात करते हैं, जो क्वार्टर फोर एफआई 2026 का रिजल्ट है, तो क्वार्टर फोर के अंदर अगर आप ये फिगर सारे करोड़ के अंदर दिए हुए, तो इसका अगर आप रेवेन्यू देखोगे तो रेवेन्यू के अंदर इसकी अच्छी खासी जंप हुई है, दैट इज 134% ईयर ऑन ईयर इसकी इंक्रीज हुई है। अगर आप एक इसका क्वार्टर का आप ईयर ऑन ईयर देखोगे, इस साल का क्वार्टर वर्सेस 2025 का क्वार्टर फोर का रिजल्ट, तो इसके अंदर 139% की कंपनी की ग्रोथ हुई है। यही आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की ग्रोथ देखोगे इसकी क्वार्टर की, जो पिछले साल का 2025 का क्वार्टर फोर था और इस साल का क्वार्टर फोर था, उसके अंदर 600% तक की ग्रोथ हुई है। अब आप देखोगे 600% तक की। इवन इनका प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत अच्छा इंप्रूव हुआ है। पहले प्रॉफिट मार्जिन 8% तक हुआ करता था, अब प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होकर 26% हो गया है, जो डबल से भी ज्यादा, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स इनका प्रॉफिट मार्जिन हो चुका है। तो ये बहुत अच्छा है कि इनका ऑपरेटिंग लिवरेज इनको बहुत अच्छी तरह से मिल रहा है, कंपनी बहुत इफिशिएंटली काम कर रही है। तो ये एक्सेप्शनल ग्रोथ होती है, ऐसी ग्रोथ बहुत कम कंपनी में देखने को मिलती है। इनका इबिडा मार्जिन भी इंक्रीज हुआ है। अगर आप देखोगे इनका इबिडा इंक्रीज हुआ है 448% से, और इबिडा का जो मार्जिन है कि कंपनी कितना इबिडा पे मार्जिन ले रही है, वो मार्जिन 40% तक पहुंच चुका है, जो बहुत बड़ा मार्जिन होता है, बहुत कम कंपनीज का, रेयर कंपनीज में देखने को मिलता है। इवन इसका इबिडा मार्जिन 23% से इंक्रीज हुआ है। 23% तो लोगों का इबिडा मार्जिन होता भी नहीं है, इसका 23% से इंक्रीज हो गया है मार्जिन। तो कंपनी ने एक्सेप्शनल बहुत अच्छी ग्रोथ दी है यहाँ पर। इवन 2026 एज ए होल के देखोगे, वो क्वार्टर का रिजल्ट था, ये पूरे साल भर का रिजल्ट है, तो उसके अंदर भी टोटल इनकम 37% से बनी है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसका 40% से इंक्रीज हुआ है, और इसका इबिडा मार्जिन भी यहाँ पे 6.5%, 6.5% से इंक्रीज हुआ है। तो कंपनी ने एक्सेप्शनल बहुत अच्छी ग्रोथ दी है। अब देखते हैं अपन फ्यूचर के अंदर क्या होने वाला है, अपन को ये भी देखना पड़ेगा एक बार। तो अगर अपन फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पे मैंने चलाया इनका कॉनकॉल जो हुआ था न्यूलैंड का, तो कॉनकॉल के अंदर इनके सीईओ सीएफओ ने बोला था, मतलब लोगों ने क्वेश्चन पूछा था एफआई 27-28 का क्या होने वाला है, अभी तो आपका मार्जिन अच्छा गया, तो उसके अंदर भी सीएफओ ने बोला कि भाई देखो 18 से 20% तो हमारा फेयर असम्पशन है, इतना मार्जिन और इतनी ग्रोथ तो हम अभी भी अगले साल से भी एक्सपेक्ट कर ही रहे, तो फ्यूचर में भी मैनेजमेंट का कहना है ग्रोथ होगी। और उसके बाद फ्यूचर के जो मैंने आपको प्लान बनाया वो भी अगर आप देखोगे, इनके जो प्लान है अगर आप देखोगे इनके कॉनकॉल के अंदर डिस्कस हुए कि इनका जो सीडीएमओ सीएमएस बिजनेस जो मैंने कहा था, इन्होंने एक्सपांड करे उस फैसिलिटी को, एक्सपेंशन एक एक्सपेंशन इनका ऑलरेडी हो चुका है, और नया कॉमर्शियल एक्सपेंशन भी एक कर रहे हैं जो एफआई 2027 और उसके बाद 1-2 सालों के अंदर और इनका एक्सपेंशन करने का प्लान है। तो जैसे इनका एक्सपेंशन होगा, इनका रेवेन्यू प्रॉफिट और भी ज्यादा इंक्रीज होगा। सिमिलरली जो मैंने आपको बोला था, इनका पेप्टिसाइड वाला बिजनेस है, जो ये नया बिजनेस डाल रहे हैं, वो अभी बिल्कुल जुलाई पर एज पर शेड्यूल जुलाई 2026 तक इनका रेडी हो जाएगा, और 2027 के अंदर वो अच्छा खासा, मतलब वो आपस से रेवेन्यू जनरेशन यहाँ से शुरू हो जाएगा। इसके अलावा वो अपनी आर&डी फैसिलिटी भी नहीं डाल रहे हैं कि वो कैसे चीजों को इंप्रूव कर सकते हैं, नई मेडिसिन नए ड्रग्स को कैसे बना सकते हैं, और इफिशिएंट तरीके से वो नई आर&डी फैसिलिटी भी डाल रहे हैं। तो कंपनी पूरे ग्रोथ मोड में जोर शोर से चल रही है। ये पहली कंपनी हो गई है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना, लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन नोटिफिकेशन। अब अपन चलते हैं इसके बाद अपनी सेकंड कंपनी के, जो है अपनी एमसीएक्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज कंपनी, जिसको आप अच्छे से जानते होंगे। ये एक मिड कैप कंपनी है। इस कंपनी का काम क्या है, जितनी भी आप कमोडिटी की ट्रेडिंग करते हो, वो कमोडिटी ट्रेडिंग का 99% मार्केट शेयर इसी के पास है। मतलब ये इंडिया के अंदर मोनोपोली है। जैसे अभी रिसेंटली मेटल सेक्टर का जो बूम चला था, मेटल सेक्टर में गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, इवन उसके अलावा जितनी भी एग्रो कमोडिटीज है, ये सारी ट्रेडिंग कहां पर होती है, ये सारी की सारी ट्रेडिंग एमसीएक्स पे ही होती है। तो अब अगर आप जितनी ज्यादा मेटल में ट्रेडिंग करोगे, चाहे गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे क्रूड ऑयल हो, चाहे एग्रो हो, या ऐसा कुछ भी हो, उनके चाहे फ्यूचर ऑप्शंस खरीदोगे, अगर आप कुछ भी करोगे, तो किसको फायदा होगा, जितनी ज्यादा ट्रेडिंग होगी मेटल के अंदर और कमोडिटीज के अंदर, चाहे वो कॉटन हो, ऑयल्स हो, इस तरह सबसे ज्यादा मतलब एमसीएक्स पे वो ट्रेडिंग होगी, तो एमसीएक्स को फायदा होगा। तो आपको पता है आजकल अभी रिसेंट के अंदर आपने देखा होगा कि रिसेंट के अंदर गोल्ड, सिल्वर, मेटल्स, इवन कॉपर्स वगैरह, इन सब का बूम एक अलग ही लेवल पे, लोग बहुत ज्यादा मतलब इंथुसियाज्म है कि उनको कॉपर खरीदना है, गोल्ड खरीदना है, सिल्वर खरीदना है, क्रूड ऑयल पे एफ&ओ खरीदना है, किसी को शॉर्ट करना है, किसी को बाय करना है। तो ये सारी आजकल मतलब अगर लोगों में ट्रेंड बहुत ज्यादा हो गया है मेटल और कमोडिटीज खरीदने का, तो वो एमसीएक्स को बेनिफिट दे रहा है सबसे ज्यादा। तो ये कंपनी का मोनोपोली चलता है, रेगुलेटरी मोनोपोली है। मोनोपोली होने के बावजूद भी कंपनी का अगर आप देखोगे फंडामेंटल तो बहुत अच्छे है। रिटर्न ऑन इक्विटी 46%, दैट इज एक्सेप्शनल। और पी रेशियो अभी भी अंडर वैल्यूड चल रहा है। इंडस्ट्री का पी रेशियो 65 चलता है, इसका पी रेशियो 60 चल रहा है, अभी भी अंडर वैल्यूड है। और कंपनी डेट फ्री है, मतलब सब कुछ कंपनी में अच्छा होने के बाद भी कंपनी में ना डेट है, कंपनी अंडर वैल्यूड चल रही है। और बाकी अगर आप देखोगे सबसे बड़ा बेनिफिट मिल रहा है, इसको मिल रहा है हाई ऑपरेटिंग लीवरेज। हाई ऑपरेटिंग लीवरेज मतलब जो चीज मैंने बीएससी में आपको समझाई थी, जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियो देखी हुई हो,
कि देखो इस कंपनी के पास जितना भी एग्जांपल के लिए मेरे को जितना भी एक्सपेंडिचर करना था मेरे रिसोर्सेज पे, लेट से मेरे को एक लैपटॉप खरीदना था, मैंने लैपटॉप खरीद लिया। अब मेरे पास कितने भी क्लाइंट आएंगे, मैं सारे क्लाइंट को एक लैपटॉप से डील कर पाऊंगा, मेरे को कोई नई कॉस्ट नहीं लगानी। सेम इसी के साथ है, एमसीएक्स को जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक्सपेंडिचर करना था उसने इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक्सपेंडिचर कर दिया। जो भी नई ट्रेडिंग आएंगे, नया कस्टमर बेस आएंगे, तो वो सारा का सारा उनका पूरा प्योर प्रॉफिट होगा। उनको कोई भी नए कस्टमर को सर्व करने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगानी है, तो उनका कॉस्ट नहीं बढ़ेगा, केवल प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। तो ये हाई ऑपरेटिंग लिवरेज मार्जिन सबसे बड़ा इसको यही मिल रहा है, इस वजह से इनका रिटर्न ऑन इक्विटी वगैरह बहुत अच्छा चल रहा है। असेट लाइट मॉडल है, ज्यादा असेट रखने की जरूरत नहीं है। जो ऑप्शंस की ट्रेडिंग हुई है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग की वजह से इसको फायदा होगा। यहाँ पे जितने भी फ्यूचर ऑप्शन आप खरीदोगे एमसीएक्स पे, तो ऑप्शन का प्रीमियम टर्नओवर इनका 51% बढ़ा है क्वार्टर वन के अंदर, क्वार्टर फोर के अंदर, और ईयर ऑन ईयर आप देखोगे तो 109% की ग्रोथ थी। और जो गोल्ड सिल्वर जितने भी बुलियंस है, गोल्ड सिल्वर कॉपर वगैरह, उसकी अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो इसमें जो ट्रेडिंग हुई है पिछले साल वो 4 गुना ज्यादा हुई है, 4 टाइम्स ज्यादा हुई है। तो इवन सीईओ प्रवीण राय का कहना है कि आजकल क्या हो रहा है, इन्होंने एक नया कैंपेन निकाला है। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जो मेटल के अंदर, कमोडिटी के अंदर डील करती है, या कोई भी उनको रॉ मटेरियल खरीदना होता है, लेट्स से कॉटन खरीदना है मुझे, कोई बड़ी कंपनी है जिसको कॉटन खरीदना है, वो कॉटन से कपड़ा बनाना है, तो कॉटन की प्राइस बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, तो बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती है, कॉटन का फ्यूचर ऑप्शंस लेके उसको हैज कर लेती है एमसीएक्स पे। तो मतलब जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है ना, वो हैजिंग के लिए एमसीएक्स की मदद ले रही है, एमसीएक्स पे ट्रेडिंग करती है। वो बहुत बड़े बड़े लेवल पे होता है, हाई लेवल पे, एक्सट्रीमली बिलियंस मिलियंस की डील होती है वो। तो कंपनी का कहना है कि हम हेजिंग को और ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, इनका प्रवीण राय का कहना है, तो इस वजह से इनको एसएमई और लार्ज कॉर्पोरेट हेजिंग पे यहाँ पे ज्यादा पैसा लगा रही है, उससे भी इनको फायदा हो रहा है। बाकी अगर अपन इसकी शेयर होल्डिंग की बात करें, जैसे मैंने वापस से एंजल वन कंपनी का स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, एंजल वन से आप देखोगे इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो एफआईए ने 21%, 26%, मतलब अप्रोक्स 5 से 6% यहाँ पे 5% यहाँ पे इनकी इनका एफ होल्डिंग इंक्रीज करी है। हालांकि डीआईए ने यहाँ पे 3-4% की सेल भी करी है। अब बाकी अगर अपन कंपनी का प्रॉफिट रेवेन्यू वगैरह देखोगे, तो आप देखोगे इनकी कंपनी की टोटल इनकम 189% से ग्रो हुई है, कंपनी का इबिडा भी 271% से ग्रो हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 291% से ग्रो हुआ है, मतलब 3 गुना तो इनका प्रॉफिट बढ़ा पड़ा है। टोटल इनकम इनकी 1.5% बढ़ी हुई है, ऑपरेटिंग रेवेन्यू इनका 200% से बढ़ा हुआ है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की ग्रोथ 3.5 टाइम है। मतलब कंपनी की भी एक्सेप्शनल ग्रोथ इसने एमसीएक्स ने दी हुई है। बाकी अगर अपन इसका पूरा एफआई 2026 की ग्रोथ देखेंगे, वो क्वार्टर फोर की रिजल्ट थी, तो इनका ऑपरेटिंग रेवेन्यू मोर देन डबल हुआ है, और इनका पैट भी 107% से भी ज्यादा ग्रो हुआ है। जैसे इनका टोटल इनकम 101% से ग्रो हुआ है, पेट 138% से ग्रो हुआ है। तो अब उसके बाद अपनी नेक्स्ट कंपनी हिटाची एनर्जी। अब एक बार, हाँ, इस कंपनी पे जाने के पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, देखो जैसे भी जितने भी कंपनी के फंडामेंटल है, वो फंडामेंटल मैं आपके साथ डिस्कस करता जा रहा हूँ, बट उसके अलावा भी अगर आपको और भी ज्यादा डिटेल में कोई फाइनेंशियल देखना है, तो डिटेल में फाइनेंशियल देखने के लिए आपको अच्छी वेबसाइट की मदद यूज ले सकते हो, जैसे एंजल वन, जैसे वन ऑफ द ट्रस्टेड वेबसाइट। तो जैसे मैंने यहाँ पे एमसीएक्स चलाया हुआ है, एंजल वन पे एमसीएक्स मैंने क्लिक करा हुआ है, तो यहाँ पे आप देखोगे मिड कैप कंपनी है, शेयर की प्राइस क्या चल रही है, शेयर का चार्ट क्या चल रहा है, कंपनी के रिमेनिंग फंडामेंटल, कंपनी के यहाँ पे अगर आपको फाइनेंशियल देखने हैं कितनी ग्रोथ हुई है, देखो इसकी जून 2025 में 373 करोड़, मार्च के अंदर 888 करोड़ की सेल्स, मतलब एक्सेप्शनल ग्रोथ चल रही है। यहाँ पे इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न और बाकी जो भी चीजें अगर आपको पढ़नी है 5 ईयर में कितना चेंज हुआ है, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। अब हिटाची एनर्जी की अपन बात करते हैं। हिटाची एनर्जी का काम क्या है, देखो हिटाची एनर्जी पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का सॉल्यूशन है। जितना भी पावर की बूम चलेगी, अब जितना भी पावर जनरेट होता है, तो पावर जनरेट होने के बाद उसको ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना होता है, तो वो सारे इक्विपमेंट बनाती है जो पावर को एक जगह से दूसरे के ट्रांसमिट डिस्ट्रीब्यूशन में काम आता है। जैसे पहला ट्रांसफॉर्मर बनाता है, ट्रांसफॉर्मर पावर को इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल करने में काम आता है। एचवीडीसी बनाता है हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट की, जितना भी बड़ी बड़ी लाइंस के अंदर करंट फ्लो होता है हाई वोल्टेज वाली, तो उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए होती है कि भाई लॉन्ग ट्रांसमिशन करनी, इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरे के पहुंचानी हाई वोल्टेज, तो इसकी जरूरत पड़ती है। ग्रिड जितनी भी है, पावर ग्रिड्स के पावर वाले जो खंबे देखे उनको ऑटोमेशन कराता है। ये सब स्टेशन जितने भी अगर बड़ी बड़ी जो भी बड़ी बड़ी यूनिट्स होती है जिनको इलेक्ट्रिसिटी की ज्यादा कंजम्पशन होती है, जैसे रेलवे हो गया, डेटा सेंटर, रिन्यूएबल, तो वहां पर सब स्टेशन की जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रिसिटी की, ये वो सब स्टेशन भी सेटअप करता है। तो अब इस कंपनी के ना अगर आप ग्रोथ फैक्टर देखोगे, कंपनी का जो पावर बूम आजकल बहुत अलग लेवल पे चल रहा है, जितना ज्यादा पावर का कंजम्पशन है, हर चीज में आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए आजकल, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का ग्रोथ फैक्टर क्या है, एआई एंड डेटा सेंटर। एआई डेटा सेंटर को 24/7 बहुत ज्यादा पावर मॉन्स्टर होते हैं, इनको बहुत ज्यादा पावर चाहिए। तो जितनी ज्यादा एआई डेटा सेंटर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ेंगे, इन सारी चीजों की डिमांड बढ़ेगी। स्पेसिफिकली ट्रांसफॉर्मर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि हर एक डेटा सेंटर में अच्छे खासे लेवल पे ट्रांसफॉर्मर लगते ही लगते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी, कोई भी आपने देखा रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट इतनी ज्यादा पुश कर रही है, सोलर पैनल लगाओ, विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करो। तो अब ये जो रिन्यूएबल एनर्जी कोई भी इंसान बना तो लेता है, अब उस एनर्जी को ट्रांसमिट कैसे करनी है, वो ट्रांसमिट ये करेगा। सब स्टेशन आप देखोगे, रेलवे हो, डेटा सेंटर, रिन्यूएबल हो, ये सब बना रहा है। ग्रिड मॉडर्नाइज करनी पड़ रही है, क्योंकि पुरानी वाली ग्रिड अभी इतनी ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रही है, तो उसमें भी ये काम कर रहा है। तो पावर बूम अलग लेवल पे, कोई भी फैक्ट्री पावर के बिना नहीं चल सकती, कोई डेटा सेंटर, कोई एआई, कोई घर, कुछ नहीं चल सकता। तो इस वजह से इसकी डिमांड अच्छी खासी बढ़ रही है।
कंपनी के फंडामेंटल रेवेन्यू प्रॉफिट ग्रोइंग चल रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी 19% चल रहा है, डेट टू इक्विटी 0.02, डेट इतनी अच्छी कंपनी मतलब बड़ी कंपनी के बाद डेट बिल्कुल भी नहीं है। पी रेशो हाईली ओवरवैल्यूड चल रहा है, इंडस्ट्री का 60 चलता है, इसका 169, ये हाईली ओवरवैल्यूड है, ये बहुत ज्यादा नेगेटिव फैक्टर है यहाँ पे अभी इसका। बाकी अगर इसके आप करंट ऑर्डर बुक वैल्यू देखोगे तो 29,000 करोड़ के ऑर्डर इसके पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं, जो अभी तक के हाईएस्ट ऑर्डर इसके पास है, और सबसे ज्यादा डेटा सेंटर रिलेटेड इसके पास ऑर्डर पड़े हुए हैं। और कंपनी के अगर अपन अदर फैक्टर की बात करें तो इसने अभी इंडिया का फर्स्ट एचवीडीसी सिटी सेंटर मुंबई के अंदर सेट करा है, सबसे फर्स्ट वाला इंडिया का। और साथ में इसका एक्सपोर्ट भी अच्छे खासे लेवल पे बढ़ रहा है। क्वार्टर 4 के अंदर जो इसका टोटल रेवेन्यू था क्वार्टर 4 में, उसका 36% इसका एक्सपोर्ट से आया है, और हाई मार्जिन वाले जियोग्राफिकल एरियाज पे एक्सपोर्ट कर रहा है, जैसे यूएस, यूरोप, इनको ये एक्सपोर्ट कर रहा है, जहां से इसका मार्जिन भी अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है। कंपनी के बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे, एफआई ने 4% से बढ़ा के 11% तक की होल्डिंग करी है, मतलब 6 से 7% बढ़ाई है। वही डीआईए ने इसकी होल्डिंग शेयर भी करी है, पर एफआई ने अच्छी खासी इंक्रीज भी करी है। अब उसके बाद अगर अपन बात करें इसका जो ऑर्डर बुक वैल्यू ईयर ऑन ईयर इसकी, मतलब जो अगर क्वार्टर 4 2026 वर्सेस क्वार्टर 4 2025 का कंपेयर करोगे तो 10% से ऑर्डर बढ़े हैं, और बाकी अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो 2% से ऑर्डर कम हुए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ग्रोथ बाकी ईयर ऑन ईयर 1.6%, रेवेन्यू इसका 46% और 27% बढ़ा है, ये क्वार्टरली ग्रोथ है जो इस क्वार्टर के क्वार्टर 4 वर्सेस जो 2025 का क्वार्टर था, और ये ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है कि इस 2026 वर्सेस 2025 27% और 46% से ग्रोथ हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 79% से इंक्रीज हुआ है इनका क्वार्टर का, और पूरे ईयर का देखोगे तो 157% से इंक्रीज हुआ है। तो अलग ही लेवल पे इस कंपनी की भी ग्रोथ हुई है। आप देखोगे रेवेन्यू 46% से ग्रो हुआ है, और यहाँ पे ये 79% प्रॉफिट, यहाँ पे भी 27% और 157% से इसका पैट इंक्रीज, मतलब कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन अच्छे खासे लेवल पे इंक्रीज हुआ है। इनका रेवेन्यू तो कम इंक्रीज हुआ है, उससे बहुत ज्यादा इनका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। तो ये अगर कभी भी कोई भी कंपनी में इस तरह की चीज मिल जाए ना, तो आप देख लेना कंपनी का ऑपरेटिंग लिवरेज बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत ज्यादा इफिशिएंटली काम कर रही है, बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर होता है। अब उसके बाद अगर अपन का फ्यूचर की बात करें, मैनेजमेंट का कहना है कि भाई मैनेजमेंट एज वेल एज जो एनालिस्ट है उनका कहना है कि ये फ्यूचर का, देखो मेरा कहना नहीं, एनालिस्ट वगैरह मैंने वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है, कि उनका कहना है कि मैनेजमेंट के पास अच्छी खासी पाइपलाइन पड़ी है प्रोजेक्ट की, जिसके ये इबिडा जो फ्यूचर के अंदर इबिडा सीएजीआर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ एस्टिमेट कर रहे हैं वो 32% से 47% कर रहे हैं। इवन इबिडा मार्जिन इनकी 17% तक इंक्रीज हो जाएगी एफआई 2027 तक, और एफआई 2028 तक 19% तक वो इबिडा मार्जिन ले जाएंगे। तो ये मैनेजमेंट का फ्यूचर ग्रोथ प्लान। उसके अलावा ये कंपनी भी मेजर बहुत सारे नए प्रोजेक्ट भी ला रही है, जैसे एक न्यू ग्रीनफील्ड एनर्जी का प्रोजेक्ट ला रही है, जहाँ पे 2000 करोड़ ये स्पेंड कर रहे हैं, जो वो एचवीडीसी बनाएंगे, मतलब वहाँ पे एचवीडीसी का नया प्लांट वहाँ पे लगाने वाले हैं। इवन मैसूर फैसिलिटी के अंदर भी एक्सपेंड कर रहे हैं, 300 करोड़ का खर्चा कर रहे हैं एचवीडीसी के। अब मैनेजमेंट का कहना है जैसे हमारा एचवीडीसी का प्लांट प्रॉपर्ली ऑपरेशनल हो जाएगा, मतलब और ज्यादा वो एक्सपांड कर रहे हैं, उसके बाद इनको 1 लाख करोड़ तक के ऑर्डर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट 2 से 3 सालों में, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। तो कंपनी के मैनेजमेंट का हिसाब से फ्यूचर इसका ब्राइट है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पहले नए नए प्रोजेक्ट और लगा रहे हैं, जिससे कंपनी की कैपेसिटी इंक्रीज होगी और प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। अब उसके बाद अपनी नेक्स्ट कंपनी है, दैट इज लियोड मेटल एंड एनर्जी लिमिटेड। लियोड मेटल एनर्जी का काम क्या है, ये माइनिंग एंड मेटल प्रोसेसिंग कंपनी है, मतलब इसका एक तो माइनिंग है आयरन ओर का, सबसे मेन काम ये आयरन ओर जितनी भी होती है उनको माइन करती है, साथ में इसको डाउन स्ट्रीम काम भी है कि जो भी माइन करती है आयरन, ये उससे पैलेट्स भी बनाती है, जो आयरन के पैलेट्स होते हैं, और साथ में जो डीआरआई होती है, डायरेक्ट रिड्यूस आयरन। अब ये पैलेट्स और डायरेक्ट रिड्यूस आयरन क्या होते हैं, ये आप मान लो जो आयरन होती है ना, मतलब कोई भी आयरन निकला जमीन में से, उसके छोटे छोटे मार्बल जैसे स्टोन नहीं होते, बिल्कुल छोटे छोटे स्टोन, गोले, छोटे छोटे गोले, ये वो बनाती है। अब ये गोले काम कहां पर आते हैं उसकी अपन बात करेंगे आगे, ठीक है। तो ये माइनिंग करती है, उन आयरन के छोटे छोटे गोले भी बनाती है, मार्बल स्टोन्स टाइप जैसे दिखते हैं वो। पावर जनरेशन भी करती है कि भाई इसके पास जो वेस्ट हीट रिकवरी बचती है उसका ये कैप्टिव पावर जनरेटिंग प्लांट भी इसने अपना लगा रखा है। अब साथ में आप देखो माइनिंग जितनी भी आजकल आयरन है, आयरन की डिमांड तो बड़ी, मतलब मेटल सेक्टर वैसे भी अलग लेवल पे बूम चल रहा है, कोई सा भी मेटल हो, हर चीज के अंदर मेटल बन रहा है, चाहे आप व्हीकल लगा रहे हो, घर बना रहे हो, कोई भी इंडस्ट्रियल चीज बना रहे हो, हर चीज में मेटल तो लगता ही लगता है। तो इस वजह से इसको इसको अच्छा खासा फायदा हो रहा है। अब ये जो साथ में ये जो आयरन के पैलेट्स बनाती है, ये पैलेट्स कहां पे यूज आते हैं, ये पैलेट्स यूज आते हैं आपको स्टील बनाने के अंदर। जब भी आप स्टील बनाते हो तो स्टील की जो फर्नेसेस होती है, उस फर्नेसेस के अंदर ये आयरन के पैलेट्स डलते हैं। तो अब ये, और साथ में डीआरआई भी आयरन के पैलेट्स जैसे ही होते हैं, आप एक तरह से समझ लो कि आयरन के पैलेट्स में से ऑक्सीजन निकाल देते हैं, तो वो डीआरआई बन जाता है, और वो भी स्टील मैन्युफैक्चरिंग में काम आते हैं, मतलब स्टील बनाने के लिए कंपलसरी होता है, आप एक तरह से समझ लो। तो इसीलिए स्टील की जितनी ज्यादा डिमांड बढ़ेगी, स्टील की डिमांड बढ़ने से इसकी डिमांड भी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और इसने इवन अपनी अभी कैपेसिटी इंक्रीज भी करी है, ये अपनी 8 मेट्रिक टन पर एनम की कैपेसिटी पे ये जाने वाला है पैलेट्स बनाने के लिए। अब साथ में अब इसका ऑपरेशन देखते हैं, ऑपरेशन कैसा ग्रो हुआ है इसका। अपन आयरन और जो आयरन और का प्रोडक्शन इसका 120% से जंप हुआ है, इसका वॉल्यूम वाइज जो अपन बोल रहे हैं, वॉल्यूम इसने जो प्रोड्यूस करा है 120%। साथ में इसने सेकंड 4 मेट्रिक टन पर एनम का प्लांट भी इसने डाल दिया है ये आयरन के पैलेट्स बनाने का। इसने एक और अच्छी चीज ये करी है कि कोंगो में एक कंपनी है सेमक नाम पे, अब ये सेमफ नाम की जो सेमक कंपनी है, ये कंपनी माइनिंग है कॉपर और कोबाल्ट की, इसने वो एक्वायर कर लिया 49% स्टेक, मतलब एक तरह से हाफ
ओनर यही बन चुका है। तो अब जितनी भी कॉपर और कोबाल्ट की माइनिंग होगी उसमें ये एक तरह से मालिक हो गया। और कॉपर और कोबाल्ट की डिमांड तो आपको पता है कि कॉपर की डिमांड अलग लेवल पे चल रही है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हो, कंप्यूटर हो, चिप्स हो, सब जगह कॉपर लगता ही लगता है। तो इस वजह से ईवी और इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से आपको पता है कॉपर अलग ज्यादा है, तो अब ये कॉपर में भी डील करने लगा। तो कॉपर आयरन सब में डील कर रहा है, स्टील से इसको फायदा होगा, आयरन से इसको फायदा होगा। और साथ में ये कंपनी जो 13,500 करोड़ का इसने कैपेक्स अनाउंस करा है फ्यूचर में और ज्यादा एक्सपेंशन करने के लिए। तो ये कंपनी की पूरा का पूरा बिजनेस है। कंपनी के फंडामेंटल बाकी ग्रोइंग चल रहा है, रिटर्न इक्विटी 26% के चल रहा है इसका। पी रेशियो थोड़ा ओवर वैल्यूड चल रहा है, इंडस्ट्री का पी रेशियो 11 चलता है, इसका 27 चल रहा है। डेट टू इक्विटी 1.49, डेट थोड़ा ज्यादा है पर मेटल माइनिंग कंपनी में होता है, लाइक वेदांता, हिंदुस्तान जी का आप कोई भी देख लोगे उनमें डेट जनरली होता ही होता है मेटल माइनिंग कंपनीज के अंदर। और बाकी एक रिस्क है इसके अंदर जो आपको कंसिडर करनी चाहिए कि देखो भाई मेटल की प्राइसेस ना ग्लोबली बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, वो ग्लोबल प्राइसेस होती है, इंडिया में डिटरमाइन नहीं होती है। तो ग्लोबल प्राइसेस जब भी मेटल की अगर ज्यादा वॉलेटाइल हुई तो उससे इसका प्रॉफिट कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है, अब देन उसके बाद अपन चलते हैं आगे, जितने भी अपन इसके जो फंडामेंटल है इसके अगर आप रेवेन्यू देखोगे, क्वार्टर वाइज की बात कर रहा हूँ, क्वार्टर फॉर एफआई 2025 का 12,000 करोड़ 12,000 मिलियंस का था इसका रेवेन्यू। वही जो क्वार्टर फॉर एफआई 2026 वो 49,000 मिलियंस का था। तो अगर आप ग्रोथ देखोगे 310% की ग्रोथ हुई है एक साल के अंदर अंदर इसकी, आप यहाँ पे देखोगे तो। और क्वार्टर वाइज जो हुई है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसका 426% से ग्रो हुआ है। तो यहाँ पे रेवेन्यू 310%, प्रॉफिट 426%। अगर क्वार्टर की बात करें, वही ईयर की बात करें तो ईयर की अगर बात करेंगे तो 104% से रेवेन्यू ग्रो हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसका 120% से ग्रो हुआ है। और इसका जो सीएजीआर 109% का और 139% का चल रहा है, मतलब इसकी भी ग्रोथ एक्सेप्शनल हाई चल रही है। अब उसके बाद नेक्स्ट कंपनी है अपनी कोफोर्ज। कोफोर्ज एक मिड कैप आईटी कंपनी है। जो आईटी कंपनी नहीं है, सुनने से आपको आईटी लगेगा, पर ये एक तरह से अब एआई कंपनी बन चुकी है, मतलब जो एआई को यूज लेके आईटी इंजीनियरिंग कंपनी है। जनरली जितनी भी आईटी कंपनी वो भी खतरे में चल रही है एआई के आने की वजह से, जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया। पर ये एक उनमें से रेयर कंपनी में से जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके अपनी कंपनी का और मार्जिन इंक्रीज कर दिया, अपनी कंपनी को और ज्यादा अच्छा बना दिया इसने। कंपनी का काम क्या है, देखो देखो आईटी कंपनी का काम है, ये कंपनी ना इस कोई नॉर्मल आईटी कंपनी नहीं है, ये एआई को यूज लेके और एआई को इंटीग्रेट करती है इसके सॉफ्टवेयर्स के अंदर। और ये केवल इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर बनाती है, बैंकिंग के लिए बनाती है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कंपनीज के लिए, इंश्योरेंस कंपनी के लिए, हेल्थ केयर के लिए, ट्रैवल के लिए। मेजर फोकस इसका यहाँ पे। और जो भी ये इंडिया के अंदर तो बहुत कम डील करती है, क्योंकि इंडिया के अंदर इसका कहना है कि लो मार्जिन बिजनेस है, इंडिया में ज्यादा पैसा नहीं मिलता है, तो इसलिए वो यूएस और यूरोप के अंदर सबसे ज्यादा डील मिलती है, वहां पे इसको पैसा अच्छा खासा मिल जाता है। और ये वही के जितने बड़े बड़े बैंक है, इंश्योरेंस कंपनीज है, फाइनेंशियल सेक्टर है, उनको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराती है और उनके सॉफ्टवेयर में एआई भी इंटीग्रेट कराती है ये कंपनी। तो ये इसके लिए फायदा अच्छा ये हुआ है कि आईटी कंपनी को क्या रिस्क थी कि जब से एआई आया है तो लोग बाग एआई से काम करा लेते थे, तो सस्ते में काम हो जाता था। तो इस वजह से क्या होता था, इन कंपनीज को, जो भी आईटी कंपनी, उनको पैसा कम मिलता था, नंबर ऑफ आवर्स ये कम डिवोट करते थे, क्योंकि वेबसाइट बनाने में पहले 5 दिन लगते, एग्जाम के लिए पांच दिन लग रहे, अब 5 घंटे में वेबसाइट बन जाती है, तो इनको पैसा कम मिलता था। पर इसका वो केस नहीं है, ये कंपनी का फिक्स बिलिंग है, या तो मंथली बिलिंग होगा या ईयरली बिलिंग होगा सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये लोगों को सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करा रही है या फिर किसी के लिए सॉफ्टवेयर बना रही है, तो एक फिक्स बिलिंग होगा। तो इसको इसको एआई से कोई भी डर इसका नहीं है। इवन इसने क्या करा है, एआई को यूज लेके अपनी कॉस्ट कम कर ली, एआई की वजह से इसकी मार्जिन इंक्रीज हुई है। पहले इसकी मार्जिन 13% थी, अब 15% हो गई, क्योंकि सॉफ्टवेयर बनाने के लिए अब ये एआई का यूज ले रही, तो इनके सॉफ्टवेयर और ज्यादा जल्दी बन रहे हैं और क्लाइंट को तो ये महंगे के अंदर ही बेच रहे हैं। बाकी अगर ऑर्डर बुक वैल्यू देखोगे तो 1.75 बिलियन यूएसडी तक पहुंच चुकी है, जो बहुत ही एक्सेप्शनली हाई है। इवन इसकी ऑर्डर बुक वैल्यू 16% से ईयर ऑन ईयर ग्रो भी हुई है। इसने अभी रिसेंटली 2025 के अंदर एनकोरा एक कंपनी है वहां पर अमेरिका के अंदर, वहां पर उसको भी एक्वायर कर लिया था इसने। एनकोरा एक एआई नेटिव कंपनी है, मतलब जो एआई इंजीनियरिंग का काम है, तो इसने एआई कंपनी को भी एक्वायर कर लिया था। तो इसलिए भी नॉर्थ अमेरिका और लैटिन अमेरिका में इसकी प्रेजेंस अच्छी खासी हो चुकी है इसकी। बाकी इसके वर्टिकल ग्रोथ जो हुआ, इसका हेल्थ केयर का भी सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्रोथ हुआ है, इसका 98% हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर ये जो इसके सॉफ्टवेयर है। ट्रैवल के अंदर 62% और जो बीएफएस है बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में 12% का ग्रोथ हुआ है। कंपनी के फंडामेंटल ग्रोइंग चल रहे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी 16%, इंडस्ट्री थोड़ी सी ओवरवैल्यूड चल रही है, इंडस्ट्री का 19 चलता है, इसका 34, डेट टू इक्विटी 0.08, डेट एज सच कंपनी में है नहीं। बाकी अगर अपन कंपनी के फंडामेंटल की बात करेंगे तो जो क्वार्टर हुआ है वो क्वार्टर का अगर आप देखोगे तो 21% से इनका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है और इनका EBITDA मार्जिन 4% से EBITDA मार्जिन बढ़ा है। मैंने कहा था एआई को यूज लेके इन्होंने मार्जिन अपना इंक्रीज करा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसका 118% बढ़ा है, मतलब जहां पे रेवेन्यू 21% बढ़ा है तो आप प्रॉफिट 118% बढ़ा है, मतलब कंपनी ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत अच्छा है, कंपनी मार्जिन इंक्रीज कर रही है अपना। FY 2026 के अगर पूरे ईयर की बात करेंगे तो ये 29% से इसका रेवेन्यू ग्रो हुआ है, 3.74% से EBITDA मार्जिन इंक्रीज हुआ है और पैट देखोगे तो 82% से इसका इंक्रीज हुआ है।
साथ में कंपनी का अगर आप फ्यूचर देखोगे, जो मैनेजमेंट का कॉन कॉल का कहना है, जो 5 मई को इनका कॉन कॉल हुआ था, उसके अंदर एफआई 2026 इनका एक एक्सेप्शनली हाई ईयर गया है, तो इसी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ वो नेक्स्ट ईयर में एंटर कर रहे हैं। और 2027 का भी मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि वो इबिडा 20% तक लेंगे, मतलब अभी लगभग 14-15% बढ़ रहा है, 14-15% से वो इबिडा 20% तक इंक्रीज कर देंगे। बहुत बढ़िया बात है अगर ऐसा हो जाए तो। इनकोरा जो कंपनी इन्होंने यूएस के अंदर, अमेरिका के अंदर एक्वायर करी थी, वो भी रिसेंटली एक्वायर करी, तो ये बोल रहे हैं कि कंपनी को जो सिनर्जी है कि वो कुछ टाइम में इस कंपनी को वो फुल्ली तरह से यूज करना स्टार्ट कर देंगे। अभी रिसेंटली एक्वायर करी थी, तो उसका बेनिफिट इनको एफआई 2027 तक मिल जाएगा, इनका 2027 के। एआई की कैपेबिलिटी उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रही है, साथ में वो जियोग्राफिकल स्प्रेड कर रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका, एपीएसी, इन जगह वो ज्यादा डाल रहे हैं, और लो मार्जिन इंडिया का जो बिजनेस है वहां से वो एग्जिट कर रहे हैं कि इंडिया में उनको ज्यादा काम नहीं करना। तो ये अपनी 6 कंपनीज रही। तो अब आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना आपको कौन सी कंपनी अच्छी लगी है, या आपको किसी भी कंपनी के बारे में कुछ पूछना है तो याद रखिए प्लीज मुझे कंपनी तो बताना ही बताना। जो भी आप वीडियो देखते हो आप कुछ कमेंट नहीं करके जाते हो, प्लीज आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार कुछ कमेंट करके जाया करो। स्पेसिफिकली कोई कंपनी स्पेसिफिक अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ। या और साथ में आई होप आपने वीडियो लाइक कर दियो, कि चैनल सब्सक्राइब करते हो, बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर दिया हो। एक और चीज, वैसे तो मेरी तरफ से कोई बाय सेल एडवाइस नहीं, मैंने आपको पहले भी बोल दिया था, बट इन केस अगर आपको कोई भी शेयर बाय करना है, आपको डर लग रहा है कि यार मैं पर्सनल लेवल पे बाय करूंगा, कोई भी एक शेयर रुपए डूब सकते हैं अगर एक साल लमसम डाला तो आप एक काम कर सकते हो कि भाई अगर आपको ऐसे डर लगता है तो आप एसआईपी का फीचर भी आता है आजकल, एसआईपी कर सकते हो किसी भी स्टॉक के अंदर भी एसआईपी कर सकते हो। जैसे एंजल वन ऑफ द ट्रस्टेड ब्रोकर, एंजल वन के थ्रू आप एसआईपी ऑन कर दो कि भाई धीरे धीरे आपका पैसा एक स्टॉक में जाता रहेगा, तो प्राइस एवरेज आउट होती है। तो ठीक है, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, बाकी अपन मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।